अरबों की लागत से बना ये समंदर के बीचों बीच का एक कैदखाना, मगर इसके अंदर सिर्फ एक काल कोठरी है जिसकी दिन रात 1 लाख पहरेदार हिफाजत करते हैं। उनका इकलौता मकसद मुझ 20 साल के कैदी पर नजर रखना। भले ही मेरे हाथ पैर ड्रैगन बाइंडिंग जंजीरों से जकड़े हों, फिर भी नए आए पहरेदारों को जरा भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि 3 साल पहले मैं वो युद्ध का देवता था जिसने दर्जनों देशों को तबाह कर दिया था। मैंने पश्चिमी ताकतों का नामो निशान मिटा दिया और उनके सारे बड़े योद्धाओं को खत्म कर दिया। लेकिन उस महायुद्ध के दौरान मुझ पर एक दुर्लभ कामोत्तेजक जहर का असर हो गया था। अपना मानसिक संतुलन खोकर मैंने ड्रैगन किंगडम की इकलौती महिला युद्ध देवी का अपमान किया, जिससे उसकी सारी शक्तियां छिन गईं और वो लाचार हो गई। भले ही मैं एक बेरहम कातिल था, पर मेरा दिल पछतावे से भर गया। आखिरकार अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने ड्रैगन किंगडम के बुजुर्गों के सामने सरेंडर कर दिया, और इस तरह सूरज की रोशनी से महरूम इस जेल में मेरी जिंदगी शुरू हुई। मुझे बाहर जाने की इजाजत तभी मिलती है जब ड्रैगन किंगडम के सामने कोई ऐसा खतरनाक मुजरिम हो जिसे वे हरा न सकें। आज मेरी छठी रिहाई का दिन है। जब पहरेदार ने मेरी एक जंजीर खोली तो वो मुझे बाहर ले गया। यांग शहर के 10वें सबसे बड़े लिन परिवार को तुमसे किसी का काम तमाम करवाना है। उन्होंने इस काम के लिए भारी इनाम का वादा किया है। क्या वो इंसान ताकतवर है? मुझे नहीं पता। लिन परिवार ने बस इतना कहा है कि वो बहुत ज्यादा निडर है। 5 सितारा खतरा भी उसके सामने कुछ नहीं है। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी। मेरे अंदर दिलचस्पी की एक चिंगारी उठी। जल्द ही पहरेदार मुझे लिन परिवार की हवेली ले गया। लिन परिवार के सभी लोग वहां इकट्ठा थे, मगर वहां कोई तनाव नहीं था, न ही किसी ताकतवर दुश्मन का सामना करने वाली घबराहट, बल्कि वे सब नफरत भरी निगाहों से एक लोहे के पिंजरे को घूर रहे थे। पिंजरे के अंदर एक बेहाल औरत पड़ी थी जिसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। ये देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। वो इंसान कहाँ है जिसे खत्म करने के लिए लिन परिवार ने मुझे बुलाया है? भीड़ से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। तो तुम ही ट्रैप ड्रैगन जेल के सबसे खतरनाक इंसान हो। वो वही है, पिंजरे में। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ जितनी बेरहमी से हो सके पेश आओ। उसे एहसास दिलाओ कि मौत से भी बदतर क्या होता है। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो गया। तो तुम्हारा वो 5 सितारा से भी बड़ा खतरा ये औरत है, क्योंकि उसने न केवल मेरे बेटे को ठुकराने की जुर्रत की, बल्कि उसे अपाहिज भी कर दिया। ये किसी भी 5 सितारा मुजरिम से ज्यादा बड़ी गुस्ताखी है। मैं उसे अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो लिन परिवार तुम्हें मालामाल कर देगा। सच तो यह है कि मेरी एक सिफारिश पर तुम्हें आजादी मिल सकती है। ये सुनकर मेरी भौहें तन गईं। मैं तो कब का आजाद हो सकता था, बस मैंने खुद ऐसा नहीं चाहा। मैं धीरे धीरे उस लोहे के पिंजरे की ओर बढ़ा। मैं देखना चाहता था कि वो कौन सी औरत है जिसने लिन परिवार को चुनौती दी। पर जैसे ही मैं पिंजरे के पास पहुंचा, खून से सने 2 हाथों ने मेरे पैर पकड़ लिए। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं आगे बढ़ने ही वाला था, पर उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। मैंने नीचे उस औरत की ओर देखा और तुरंत दंग रह गया। ली पेइचू, वो इकलौती औरत जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। 3 साल पहले वो इकलौती महिला युद्ध देवी थी, पर मेरी वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि एक युद्ध देवी की ये हालत हो गई? प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझे मत मारो। ली पेइचू मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। ये देख लिन परिवार का मुखिया हंसने लगा। ली पेइचू, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम भाग जाओगी? लिन चांग के सामने घुटने टेक। ली पेइचू ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। मैं अब नहीं भागूंगी। मेरी बेटी कहाँ है? मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। वो सिर्फ 2 साल की है। जब तुमने मेरे बेटे को ठुकराया और उसे घायल किया, तब तुमने अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरे बेटे लिन फेंग लू ने भी इसी तरह तुमसे रहम की भीख मांगी थी, पर तुमने उसे कुचल दिया। ये वो आदमी है जिसे मेरा लिन परिवार उस जेल से निकाल कर लाया है। ये दुनिया का सबसे बेरहम इंसान है और ये यहाँ तुम्हारा अंत करने आया है। शायद ये शाओ शाओ का भी अंत कर दे। नहीं, अगर तुमने शाओ शाओ को हाथ भी लगाया तो ली परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। पुराने वक्त में मेरा लिन परिवार तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता ली पेइचू। तब हम में इतनी हिम्मत नहीं थी, पर जब से तुम बदनाम हुई हो, जोंग परिवार ने तुम्हारे खानदान को मिट्टी में मिला दिया है। उन्हें तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? तुम तो ली परिवार का कलंक हो। वैसे भी अगर ली परिवार को तुम्हारी फिक्र होती तो क्या वो तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कचरे से खाना ढूंढने देते? ली पेइचू ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर बेबसी छाई थी। आंसुओं ने उसकी आंखों के सामने धुंधलापन ला दिया। एक पल बाद वो अचानक चिल्लाई, तुम शाओ शाओ को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने उसे छुआ तो उसका बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर लिन परिवार के लोग थोड़े सहम गए। जो आदमी एक युद्ध देवी के साथ ऐसा कर सकता है, वो जरूर कोई खौफनाक शख्स होगा। ली पेइचू ने उम्मीद में सिर हिलाया। हाँ, वही है वो एक ऐसा शैतान है जो बिना पलक झपकाए कत्ल कर देता है। उसे शायद मेरी परवाह न हो, पर अगर उसे पता चला कि तुमने उसकी बेटी को चोट पहुंचाई है तो वो तुम सबको गाजर मूली की तरह काट देगा। लिन चांग की आंखों में डर दिखा, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो 3 साल से कहीं नहीं दिखा है। वो शायद कब का मर चुका होगा। वैसे भी अगर उसने अपनी शक्ल दिखाई तो राजधानी का चांग परिवार उसका काम तमाम कर देगा।
लिन चांग की बातों ने ली पेइचू की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। तुम शैतान हो। 3 साल पहले तुमने मुझे बर्बाद किया था, अब तुम कहाँ हो? प्लीज, मैं विनती करती हूँ, सामने आओ और हमारी शाओ शाओ को बचाओ। वो 2 साल की है, वो माँ और पापा कहना सीख गई है। वो मुझसे पूछती रहती है कि उसके पापा कहाँ हैं। उस पल मेरा खून जम गया। मैं अपनी जगह पर सुन खड़ा रह गया। क्या मुझ चेनवुडी की एक बेटी है? मैं एक दरिंदा हूँ, एक ऐसा राक्षस जिसे दुनिया नरक के काले ड्रैगन के नाम से जानती है। क्या मेरे जैसे इंसान को पत्नी और बच्चे का सुख पाने का हक है? पर उसी पल ली पेइचू के शब्दों ने मेरे दिल के इर्द गिर्द जमी बर्फ को पिघला दिया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ली पेइचू को अपनी बाहों में भर लिया। मैं वापस आ गया हूँ, मैं चेनवुडी वापस आ गया हूँ। ली पेइचू का शरीर कांप उठा। वो जानी पहचानी आवाज और एहसास ने उसे बता दिया कि मैं कौन हूँ। उसे मुझसे नफरत होनी चाहिए थी, पर इन बेरहम सालों ने उसकी नफरत मिटा दी थी। प्लीज शाओ शाओ को बचा लो, फिक्र मत करो, मैं हूं यहां। इस दुनिया में कोई भी शाओ शाओ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये देखकर कि ली पेइचू और मैं एक दूसरे को जानते थे। लिन परिवार के मुखिया का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये सब क्या हो रहा है? पर मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और एक दहाड़ मारी। मेरे शरीर पर बची हुई ड्रैगन बाइंडिंग जंजीरें टूटकर बिखर गईं। लिन परिवार ने मेरी पत्नी और बच्ची को तकलीफ पहुंचाई है। आज मैं वो कत्लेआम मचाऊंगा कि ये पूरी हवेली नरक बन जाएगी। लिन परिवार का हर शख्स मेरे खौफनाक इरादों के नीचे कांपने लगा। लिन चांग मुझे घूर रहा था, उसका चेहरा दहशत से भर गया था। तुम्हारी ये हिम्मत? मैं चेनवुडी 20 साल से तक पश्चिम में तबाही मचाता रहा हूं। मेरे हाथों मरने वालों की तादाद अनगिनत है। तुम्हारे जैसे मामूली परिवार को तो मैं अपने पैरों तले कुचल सकता हूं, अपने दिल के डर को दबाते हुए। लिन चांग ने सिर उठाकर मुझे देखा। तुम लिन परिवार को ऐसे ही नहीं कुचल सकते। अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना तुम्हारा ये 3 लोगों का परिवार आज ही खत्म हो जाएगा। लिन चांग की बातें सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा। फिर मैंने उस पहरेदार की तरफ देखा जिसका चेहरा पहले ही सफेद पड़ चुका था। ये कहता है कि मैं इसके लिन परिवार को नहीं कुचल सकता। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कर सकता हूं? पहरेदार का सिर चकरा रहा था। वो बेहोश होने ही वाला था। यांग शहर के इस मामूली लिन परिवार की तो बात ही छोड़ दो, राजधानी के बड़े बड़े खानदान भी इस पुराने शैतान के सामने टिक नहीं पाएंगे। लिन साहब, क्या आपने वाकई इसकी बेटी को पकड़ा है? उसे जल्दी छोड़ दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लिन चांग की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने पहरेदार की एक बात नहीं सुनी। जिस पल इसने उस औरत को गले लगाया, ये अपनी मौत को दावत दे चुका था। मेरा हुक्म आगे भेजो। मेरे लिन परिवार के ब्लड किल गार्ड के 3 कमांडरों को बुलाओ और साथ में उनके लड़ाकों को भी। पूरे 3000 लड़ाके आने चाहिए। आज मैं भी देखता हूं कि ये मेरे लिन परिवार को कैसे कुचलता है। 3000 ब्लड किल गार्ड्स तो क्या, अगर 30,000 भी होते तो मैं चेनवुडी उन्हें कुत्तों की तरह मार डालता। लिन चांग की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसकी मुट्ठियां बंद होते ही उसकी हड्डियां तड़कने लगीं। तभी बिजली की कड़क जैसी एक आवाज गूंजी। मैं ब्लड किल गार्ड का एक कमांडर किशा एम यहां है। लिन परिवार के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत किसने की? फिर एक खौफनाक और कातिलाना मिजाज वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके पीछे 1000 खतरनाक ब्लड किलर्स चल रहे थे। उसी पल जमीन जोर जोर से कांपने लगी। तभी एक भयानक दहाड़ गूंजी। मैं ब्लड किल गार्ड का कमांडर पोजुन यहां हूं। किसकी हिम्मत हुई इतनी गुस्ताखी करने की? मैं ब्लड किल गार्ड का कमांडर टैन लॉन्ग आ गया हूं। किसकी हिम्मत हुई इतनी गुस्ताखी करने की? 3000 ब्लड किलर्स के आने से लिन चांग का खौफ और बढ़ गया। चेनवुडी, मेरे सभी 3000 ब्लड किलर्स यहां आ चुके हैं। तुम कैसे मरना चाहते हो? ली पेइचू का शरीर कांप उठा। उसकी रूह कांप गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम तीनों एक साथ मरेंगे। नहीं, हम नहीं मरेंगे। मैं 3 साल पहले भी नहीं मरा था। अब से इस दुनिया में कोई मुझे नहीं मार सकता। इतना कहकर मैंने लिन चांग की तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरा दब्बा सब पर भारी था। 3000 काफी नहीं है। अपनी सारी ताकत और जान पहचान वालों को बुला लो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खून की नदियां बहने का असल मतलब क्या होता है। ठीक है, चूंकि ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। ये कहते हुए उसने फोन मिलाना शुरू कर दिया। जल्द ही गाड़ियों का एक काफिला वहां आ पहुंचा। काले कपड़ों में सैकड़ों आदमी बाहर निकले। झाओ परिवार लिन परिवार की मदद के लिए यहां है। मां परिवार भी यहां आ गया है। जो लिन परिवार को हाथ लगाएगा वो मां परिवार से टकराएगा। एक के बाद एक यांग सिटी की बड़ी हस्तियां वहां पहुंच गईं। लिन चांग का जोश 7वें आसमान पर था। वो मुझ पर दहाड़ा। 5000 आदमी तुम्हें चटनी बनाने के लिए काफी हैं। अब बस तुम्हारी बेटी का इंतजार है, फिर तुम तीनों मिल जाना। तभी लिन परिवार के कुछ गुंडे भीड़ की तरफ एक लोहे का पिंजरा खींच कर लाए। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं पिंजरे में बंद उस छोटी बच्ची को एकटक देखता रहा। दिल को झकझोर देने वाले दर्द ने मेरी आंखों में खून उतार दिया। मैंने ली पेइचू का हाथ पकड़ा और पिंजरे की ओर बढ़ने लगा, एक एक कदम बढ़ाते हुए। जब मैं पिंजरे के पास पहुंचा तो अंदर बैठी बच्ची ने अचानक रोना बंद कर दिया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखों से मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी।
क्या आप शाओ शाओ के पापा हैं? उस पल मेरा दिल भर आया। मैंने एक ही झटके में लोहे के पिंजरे को फाड़ दिया। फिर मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं शाओ शाओ का पापा हूं। शाओ ने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आप कहां थे? आपने शाओ को बचाया क्यों नहीं? उन्होंने शाओ को मारा। बहुत दर्द हो रहा है। गुस्से के मारे मेरे हाथों की नसें फटने लगी। चेन मुड़ी, अब जब तुम तीनों साथ हो तो मर सकते हो। जैसे ही उसने ये कहा, लिन परिवार के कई गुंडे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने पीछे मुड़कर एक जोरदार दहाड़ लगाई। तुरंत सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका सिर फटने वाला हो। आवाज थमने के बाद लिन परिवार के वो गुंडे जो मेरी तरफ आ रहे थे वहीं जम गए। तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही लिन चांग ने बोलना खत्म किया, वो आदमी एक एक करके गिर पड़े। ब्लड किल कमांडरों में से एक केशा माथे पर बल लिए लिन चांग के पास गया। ये अभी वाली दहाड़ का असर था। इसने उनके दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए। उसकी बात सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। उसी वक्त मैंने शाओ को प्यार से ली पेच्यू की गोद में दे दिया। ये लो, शाओ को संभालो। देखो मैं लिन परिवार को कैसे कुचलता हूं। इसके साथ ही मैं धीरे से खड़ा हुआ, जैसे कोई सोया हुआ शेर जाग गया हो। मैंने कहा था कि मैं लिन परिवार को खत्म कर दूंगा। आज अगर सारे भगवान भी उतर आए तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये शब्द सुनकर लिन परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक सिहरन उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। लिन चांग की पलकें तेजी से फड़कने लगी, लेकिन फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाया, इतना घमंड, इसे खत्म कर दो। दो ब्लड किल जनरल जान से मारने की नीयत से तुरंत मेरी तरफ झपटे। मैंने बस उन्हें एक थप्पड़ मारा और वो दोनों कई मीटर दूर दीवार से जा टकराए। तुम सब हमला करो, इसे मार डालो। ये क्या 2 से लड़ सकता है, पर क्या ये 100 लोगों से लड़ पाएगा? 1000 लोगों से? तभी 1000 ब्लड किल गार्ड्स एक काली लहर की तरह मेरी तरफ बढ़े। लेकिन मैंने एक विशाल ड्रैगन की तरह दहाड़ मारी। पलक झपकते ही सैकड़ों ब्लड किल गार्ड्स जमीन पर तड़पने लगे। ये देखकर लिन चांग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वो यांग सिटी के लिन परिवार के मशहूर ब्लड किल कमांडर थे। उनमें से हर कोई अपने इलाके का एक ताकतवर योद्धा था, मगर अब वे इतनी आसानी से हार गए थे। झाओ परिवार, मां परिवार, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? फिक्र मत कीजिए मुखिया लिन, हम हमला करेंगे। पर मैंने अपनी बेटी शाओ के कान बंद किए और मुस्कुराया। मैंने जमीन पर जोर से अपना पैर पटका। मेरे सामने की जमीन बुरी तरह धंस गई। एक ही पल में यांग सिटी के बड़े परिवारों में भगदड़ मच गई। ये देखकर यांग सिटी के वो परिवार जो अभी साथ देने की कस्में खा रहे थे, ऐसे खामोश हो गए जैसे उनकी बोलती बंद कर दी गई हो। माफ करना, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मुझे भी, मेरी भी एक मीटिंग है। और जब लिन चांग ने यह देखा तो गुस्से से उसका चेहरा राख जैसा हो गया। लिन चांग की तरफ मेरी नजर ऐसी थी जैसे किसी मुर्दे को देख रहा हूं। तुम कैसे मरना चाहते हो? ज्यादा मत उड़ो। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे? मेरे लिन परिवार के पीछे दूत वेई यून का हाथ है। वो जल्द ही यहां होंगे। लिन चांग की बातें सुनकर ली पेच्यू का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। तुम्हें शाओ को लेकर यहां से तुरंत निकलना होगा। वो वेई यून, मैं जानती हूं तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिक्र मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तभी दूर से एक जोरदार हंसी गूंजी। कितनी जुअत है! अगर आज मैंने तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी वेई नहीं। ठीक उसी समय जंगी लिबास पहने एक आदमी लिन परिवार की हवेली में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सबकी सांसें अटक गईं। ग्रैंडमास्टर वेई यून को आते देख लिन चांग किसी पालतू कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगा। वो चापलूसी करते हुए उनकी तरफ भागा, लेकिन वेई यून ने लिन चांग की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान और हिकारत थी। एक मामूली कैदी की इतनी हिम्मत। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। पहला, घुटनों पर बैठो और अपना गुनाह कबूल करो। दूसरा, मौत। जब लिन चांग ने यह देखा तो उसकी आंखों में जीत की खुशी चमक उठी। ग्रैंड मास्टर वेई यून के आते ही तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। बाकी सब भी यही सोच रहे थे। वेई यून एक काफी मशहूर ग्रैंड मास्टर थे। उसे रोक पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मैंने ध्यान नहीं दिया उनके तानों और मजाक पर। एक पल में मैं ग्रैंड मास्टर वेई यून के सामने पहुंच गया और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उस थप्पड़ ने वेई यून को जमीन पर ढेर कर दिया। उस पल हर कोई हक्का बक्का रह गया। यह नामुमकिन है। ग्रैंड मास्टर वेई यून सिर्फ एक थप्पड़ में हार गए। ये कोई भ्रम होगा, यह जरूर कोई वहम होगा। एक कैदी ग्रैंड मास्टर वेई यून को कैसे हरा सकता है? लिन चांग के चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो गई। ग्रैंड मास्टर वेई यून हार गए, यह भला कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने बस ठंडी नजरों से लिन चांग को देखा। मैंने कहा था कि आज मैं लिन परिवार को मिटा दूंगा, चाहे सारे ग्रैंड मास्टर आ जाएं या खुद युद्ध का देवता ही क्यों ना आ जाए। तुम बचोगे नहीं। लिन चांग घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया था। हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं अपनी जान के बदले लिन परिवार की सारी जायदाद आपको देने को तैयार हूं। लिन परिवार यांग सिटी का एक बड़ा नाम है। हमारी दौलत कम से कम $1 अरब से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। मगर मेरी नजर सिर्फ ली पेइचू और शाओ पर थी।
वो ही मेरी पत्नी और इकलौती बेटी हैं। दौलत भी इसके सामने कम है। तुम चाहे जो भी कहो, आज तुम्हारा मरना तय है। जब भीख मांगना बेकार रहा तो लिनचांग पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये मोदू का जांग परिवार था जिसने मुझे उन्हें सताने का हुक्म दिया था। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो जांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो मोदू का सबसे बड़ा खानदान है, जिनके पास अनगिनत ग्रैंड मास्टर्स और यहां तक कि एक युद्ध का देवता भी है। चिंता मत करो, वे भी जल्द ही वहां तुम्हारे साथ होंगे। इतना कहते ही मैंने अपना पैर नीचे पटका। उसके तुरंत बाद मेरी नजर वेई युन और उसके आदमियों पर पड़ी, जो चुपके से भागने की कोशिश कर रहे थे। और तुम ग्रैंड मास्टर वेई युन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उस एक थप्पड़ ने उससे बुरी तरह घायल कर दिया था। हालांकि वो अपने साथियों की मदद से खड़ा तो हो गया, पर उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी वार्डन ने घबराते हुए मुझे एक फोन थमाया। ब्लैक ड्रैगन, ये कॉल उठाओ। मैं झल्लाया। ये वही था 3 साल पहले वाला, वही आदमी जिसने मुझे कुनलुंग जेल भेजा था यानशा का। एल्डर लॉन्ग, ब्लैक ड्रैगन, रुक जाओ। तुम्हें माफ कर दिया गया है। तुम्हें अब कुनलुंग जेल वापस जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि तुम यानशा के रक्षक और युद्ध के देवता बनो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ हुए हादसे का पता चला है। अगर तुम पहले की तरह अकेले होते तो तुम्हें इस ओहदे की जरूरत नहीं पड़ती, पर अब तुम्हारी एक औरत और बेटी है। अगर तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके बारे में तो सोचो। मैंने काफी देर तक सोचा, उस लाचारली पेजू और मासूम शाओ शाओ की तरफ देखते हुए। फिर मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, ठीक है। फोन काटने के बाद मेरी ठंडी नजर लिन परिवार के उन लोगों पर पड़ी जिन्होंने ली पेजू और शाओ शाओ को तंग किया था। पल भर में लिन परिवार की हवेली से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं। कुछ ही देर बाद मैं ली पेजू को अपनी पीठ पर लादकर और शाओ शाओ को गोद में लेकर बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। वहीं मोदू में जांग परिवार के घर के अंदर खानदान का मुखिया जांग हानबाओ गुस्से में दहाड़ा। क्या? यांग शहर का लिन परिवार खत्म हो गया और ये ली पेजू के उस आदमी ने किया। तब जांग और ली परिवार के रिश्ते के कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि ली पेजू को किसी ने छुआ था। इस वजह से जांग परिवार की बहुत बदनामी हुई और उन्हें हर तरफ मजाक सहना पड़ा। एक बड़े खानदान के नाते जांग परिवार ने फौरन ली परिवार को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने ली पेजू को इसलिए जिंदा रखा था ताकि वो उसका अपमान कर सकें और बदला ले सकें, और दूसरा उस आदमी को बाहर ला सकें। जांग परिवार का वारिस जांग तियानफांग भी गुस्से से उबल रहा था। 3 साल बाद आखिरकार तुम सामने आ ही गए। उसने फौरन एक फोन मिलाया। 3 दिन बाद मेरे पिता का 60वां जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि तुम तोहफे के तौर पर मुझे उसका सिर ला कर दो। उसी वक्त ली पेजू के बताए रास्ते पर चलते हुए मैं वहां पहुंचा जहां वे रहते थे। पर सामने का नजारा देखकर मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि वो जगह जहां ली पेजू और हमारी बेटी शाओ शाओ रहते थे वो पुल के नीचे का एक टूटा हुआ नाला था। तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? ली पेजू ने मुझे दुख भरी नजरों से देखा। 3 साल पहले मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। जब मोदू के जांग परिवार को पता चला तो वे आगबबूला हो गए। उनके दबाव में आकर मुझे ली परिवार से बाहर निकाल दिया गया। किसी कंपनी ने मुझे नौकरी देने की हिम्मत नहीं की। मैं शाओ शाओ के साथ सिर्फ ऐसे ही नाले में छिपकर कचरा चुनकर गुजारा कर सकती थी। मैं दर्द से चिल्ला उठा। मेरे पास बेशुमार ताकत और अथाह दौलत थी, फिर भी मेरी औरत और मेरी बेटी ऐसी जगह पर रह रहे हैं। तभी ली पेजू का शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वो पीछे की ओर गिर पड़ी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं गिरती हुई ली पेजू को थामने के लिए झपटा। उसने हाथ उठाने की कोशिश की और उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। 3 साल तक मैंने तुम्हें मारने के अनगिनत सपने देखे, क्योंकि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था। पर अब मैं तुमसे और नफरत नहीं करती। मुझमें नफरत करने की भी हिम्मत नहीं बची है। मेरे जाने के बाद तुम शाओ शाओ का ख्याल रखना। मैंने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और बेबसी और गम से भरी एक दहाड़ मारी। क्या मैं चेन वूडी अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहने के लिए ही बना हूं? नहीं, तुम नहीं मरोगी। मैंने ली पेजू को अपनी पीठ पर लादा, शाओ शाओ को उठाया और पागलों की तरह पास के अस्पतालों और क्लिनिकों की ओर भागा। लेकिन मैं एक के बाद एक कई क्लिनिकों और दवाखानों में गया और सबने हमें मना कर दिया। उस पल मुझे सब समझ आ गया। ये सब मोदू के जांग परिवार की वजह से था। उन्होंने सभी अस्पतालों और क्लिनिकों को चेतावनी दी थी। कोई भी जांग जैसे बड़े खानदान से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पल भर में मेरे शरीर से मौत का खौफनाक मंजर फूट पड़ा। आसपास के हर इंसान का शरीर सुन्न पड़ गया। डर के मारे उनकी रूह कांप उठी। ये देखकर पास मौजूद मेडिकल स्टाफ घबरा गया। वे आनन फानन में ली पेजू को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा डॉक्टर पास आया और बेबसी से आह भरी, मरीज की चोटें बहुत गहरी हैं, उन्हें कई पुरानी बीमारियां भी हैं। मुझे डर है कि उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने बर्फीली नजरों से उस बूढ़े डॉक्टर को देखा। मैं उसे ठीक कर दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर मैंने शाओ शाओ को जमीन पर बिठाया। शाओ शाओ, तुम यही मां के पास रहो, मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने जा रहा हूं। पापा मम्मी को जरूर ठीक कर देंगे। मैंने मुस्कुराते हुए शाओ शाओ से उंगली पकड़कर वादा किया। फिर मैं मुड़ा और तेजी से वहां से चला गया।
पर जब मैं जड़ी बूटियों के कुछ बैग लेकर उत्साह के साथ अस्पताल के वार्ड में पहुंचा तो वहां ली पेजू और हमारी बेटी शाओ शाओ का कोई सुराग नहीं था। तभी कोने से एक कांपती हुई आकृति रेंगते हुए बाहर आई। अभी कुछ देर पहले खौफनाक दिखने वाले आदमियों का एक झुंड अंदर घुसा और एक नोट छोड़ गया। ये कहते हुए उस बूढ़े डॉक्टर ने कांपते हाथों से मुझे वो नोट थमाया। शाम के 4:30 खंडहर बन चुके यांग शहर के उत्तरी जिले के थर्मल पावर स्टेशन पर। देर करने की कीमत तुम जानते हो। मैंने नोट को कसकर मुट्ठी में भींचा और तेजी से बाहर की ओर भागा। वहीं यांग शहर के उत्तरी जिले के थर्मल पावर स्टेशन के खंडहरों में ली पेजू ठंडी जमीन पर लेटी हुई थी। उसके पास 18 लोग खड़े थे। काले कपड़ों में खड़े मुखिया ने अपनी कमर से फोन निकाला और खबर दी, छोटे मालिक, हमने उस औरत को पकड़ लिया है और उस आदमी को भी इत्तला कर दी है। 4:30 वो यहां आएगा और सीधा हमारे जाल में फंस जाएगा। जांग लोंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसे जगाओ। ली पेजू धीरे धीरे अपनी बेहोशी से जागी। वीडियो कॉल पर शाओ शाओ और जांग तियानफांग को देखकर उसका दिल बैठ गया। शाओ शाओ बेगुनाह है, प्लीज उसे जाने दो, ठीक है? तुम जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। फोन के दूसरी तरफ जांग तियानफांग पागलों की तरह हंसने लगा। ली पेजू, बोलने से पहले देख तो लो कि तुम्हारे आसपास कौन है। ली पेजू ने मुश्किल से चारों ओर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जांग परिवार के 18 डार्क गार्ड्स, तुमने उन्हें यहां बुला लिया। ली पेजू का सफेद पड़ा चेहरा देखकर जांग तियानफांग को और भी ज्यादा मजा आने लगा। मैं तुम्हारे कटे हुए सिरों का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पिता के जन्मदिन की दावत में तोहफे के तौर पर ली पेजू ने अपनी बेटी शाओ शाओ को गम भरी नजरों से देखा। क्या वो आदमी आएगा? माफ करना, मुझे देर हो गई। उस पल मैंने पीली पड़ चुकी ली पेजू और आंसुओं से भरी शाओ शाओ की आंखों में देखा। शाओ शाओ की आंखों में एक खौफनाक चमक कौंधी। मौत का एक भयानक मंजर 12 नंबर के तूफान की तरह छा गया जांग लोंग के दिल में मेरी बढ़ती हुई खौफनाक दहशत को देखकर। अचानक एक अनजानी अनहोनी का एहसास हुआ। आखिर ये आदमी कौन है? नहीं, अगर मैं छोटे मालिक के हुक्म को पूरा नहीं कर पाया तो मेरा अंत निश्चित है, ये देखते हुए कि मैं उनसे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। जांग लोंग ने गुस्से में अपना होंठ चबाया। डार्क गार्ड्स, हमला करो। उस हुक्म के साथ ही 18 डार्क गार्ड्स ने एक साथ अपनी लंबी तलवारें निकाल लीं। पल भर में मैं चारों तरफ से सायों से घिर गया। ये मंजर देखकर ली पेजू की आंखें गहरी निराशा और दुख से भर गईं। पर जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वो ये कि उन 18 तलवारों को मैंने एक हाथ से पकड़कर पूरी तरह जाम कर दिया था। जांग लोंग और उसके आदमी हक्के बक्के रह गए। ये कैसे हुआ? पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने जोरदार झटका दिया और 18 तलवारें उन डार्क गार्ड्स के हाथों से छिटक कर दूर जा गिरीं। फिर मैं उन पर एक भयानक तूफान की तरह टूट पड़ा। एक पल में जमीन पर पत्थर उखड़ने लगे और धूल उड़ने लगी। हवा में दर्दनाक और भयानक चीखें गूंज उठीं जो काफी देर तक सुनाई देती रहीं। ये सब करने के बाद मैं गंभीर चेहरे के साथ ली पेजू की तरफ बढ़ा। तुम्हें हार नहीं माननी है। मुझे जड़ी बूटियां मिल गई हैं। एक बार सुरक्षित जगह पहुंच जाएं, फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। ली पेजू के सफेद पड़े चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। चिंता मत करो, मैं शाओ शाओ को ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकती। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मैंने उलझे हुए जज्बातों के साथ उस औरत को देखा। वो एक महान औरत है जिसने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सहा है। आखिरकार मैंने अपना सालों से बंद पड़ा फोन निकाला और उस नंबर पर कॉल किया जिसे मैंने 3 साल से नहीं मिलाया था। ये मैं हूं। एक पल की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से खुशी की लहर दौड़ गई। बॉस, क्या ये आप हैं बॉस? बॉस वापस आ गए हैं। मेरी आंखें गहरी ममता से भर गईं। 3 साल पहले मुझे घेर लिया गया था और कुछ हादसे हुए थे। अब मैं जिंदा हूं। यांग शहर में यंशा, किसी को यांग शहर भेजो ताकि मोदू के जांग परिवार को एक शानदार तोहफा दिया जा सके। बाकी बातें बाद में मिलने पर बताऊंगा। मुझे अभी किसी की जान बचानी है, इसलिए ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। बेफिक्र रहिए बॉस, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। फोन काटने के बाद मैंने प्यार से शाओ शाओ को उठाया, फिर ली पेजू को अपनी पीठ पर लादकर वहां से निकल गया। ये वीरान थर्मल पावर स्टेशन अब खून की महक से भरा हुआ था। कुछ ही देर बाद मैं एक आलीशान हवेली के सामने पहुंचा। इस वक्त कीमती कपड़ों में सजे एक छोटे मालिक को उनके बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था और वे गोल्फ खेल रहे थे। एक अजनबी को घुसते देख उस छोटे मालिक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम कौन हो जो मेरे आराम में खलल डालने की हिम्मत कर रहे हो? पल भर में दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने हमें पूरी तरह घेर लिया, पर मैं निडर खड़ा रहा। मैं तुम्हारी ये हवेली खरीदना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो छोटा मालिक जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस हवेली की कीमत क्या है? पास खड़े बॉडीगार्ड्स ने भी उनकी चापलूसी में सुर मिलाया। हमारे छोटे मालिक यांग शहर के 10 सबसे प्रतिष्ठित खानदानों में से एक हैं। ये झाओलियांग चेन है, झाओ परिवार के सबसे बड़े वारिस। एमराल्ड मैनर की इस आलीशान हवेली को बनाने में करोड़ों खर्च हुए हैं और जमीन को मिलाकर इसकी कीमत कम से कम एक अरबयांग शाही सिक्के है। मैंने सीधे बॉडीगार्ड्स की चापलूसी के बीच में टोक दिया। मैं इसे खरीदूंगा। झाओलियांग चेन के चेहरे पर गहरी हिकारत साफ झलक रही थी। सिर्फ तुम एमराल्ड मैनर खरीदना चाहते हो?
सपनों में मैंने झाओ लियांग चेन को एक बेरुखी भरी नजर से देखा। मैंने अपनी उंगली चटकाई और एक ब्लैक गोल्ड बैंक सीधा उसके हाथ में जाकर लगा। इसमें 10 अरब यानशा सिक्के हैं। झाओ लियांग चेन ने ब्लैक गोल्ड कार्ड पर नजर डाली, फिर मेरी तरफ देखा और अचानक तिरस्कार के साथ हंसने लगा। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना? मुझसे झूठ बोलने की कीमत जानते हो। मैं तुम्हारे 3 लोगों के परिवार को लोहे के पिंजरे में बंद कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर शाओ झाओ को पुरानी खौफनाक यादें ताजा हो गईं और वो सहम गई। मुझे वापस उस पिंजरे में नहीं जाना। यह देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने अपना हाथ उठाया और झाओ लियांग चेन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। काफी देर बाद संभलने के बाद झाओ लियांग चेन आखिरकार लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अभी उस पर हमला करो। अगर यह मर भी गया तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अचानक दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने मुझ पर हमला कर दिया। चूंकि तुम सीधी उंगली से नहीं मानोगे, मैंने कदम बढ़ाया और उन पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में मैंने उन सभी एलिट बॉडीगार्ड्स को एक एक करके जमीन पर ढेर कर दिया। यह नजारा देखकर झाओ लियांग चेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मेरे करीब मत आना। मैं यांग सिटी के प्रतिष्ठित झाओ परिवार का बड़ा वारिस हूं। तभी अचानक एक फोन की घंटी बजी। पिताजी, किसी ने एमराल्ड मैनर में घुसकर मुझे मारा है। जल्दी आकर मुझे बचाइए। क्या? मैं अभी अपने आदमी लेकर वहां पहुंच रहा हूं। फोन रखने के बाद झाओ लियांग चेन के चेहरे से डर गायब हो गया। मेरे पिता झाओ तियानजी आ रहे हैं। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। झाओ तियानजी का नाम सुनकर मैंने अपनी भवें सिकोड़ी। अगर मुझे सही याद है तो यह वही आदमी है जिसने लिन चेन और झाओ परिवार की मेरे खिलाफ मदद की थी। हालांकि लिन परिवार की तबाही देखकर वो भाग गया था। चाहे झाओ तियानजी खुद आ जाए, उसे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। हालांकि यह विला झाओ चेन के खेलने और मरीज के आराम के लिए सही है, इसलिए मैं इंतजार करूंगा। जैसे जैसे झाओ लियांग चेन डर से देख रहा था, वक्त बीतता गया। अचानक गुस्से से भरी एक तेज आवाज गूंजी। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत किसने की? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी एक प्रभावशाली अधेड़ उम्र का आदमी पूरी ताकत के साथ अंदर दाखिल हुआ। जब झाओ लियांग चेन ने उसे देखा तो वो दौड़कर उसके पास गया। पिताजी, वही है वो, आपको उसे पकड़ना होगा। झाओ तियानजी ने गुस्से में देखा, लेकिन सिर्फ एक नजर पड़ते ही उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। तुरंत ही झाओ तियानजी ने झाओ लियांग चेन के दाएं गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। झाओ लियांग चेन पूरी तरह सन्न रह गया। पिताजी, आपने गलत इंसान को मारा है। मैं आपका बेटा हूं, आपको उसे मारना चाहिए था। हालांकि झाओ तियानजी का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने दोबारा उसे थप्पड़ मारा। फिर वो तेजी से मेरे पास आया और घुटनों के बल गिर पड़ा। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने इसे पसंद किया। हम पैसे कैसे ले सकते हैं? इसे तोहफा समझकर कबूल करें। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस हमें बता दीजिएगा। झाओ लियांग चेन और उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स सब के सब हक्के बक्के रह गए। नालायक बेटे, अभी घुटने टेको और माफी मांगो। क्या तुम भी लिन परिवार जैसा अंजाम चाहते हो? झाओ लियांग चेन को अभी अपने पिता से खबर मिली थी कि लिन परिवार को एक ही शख्स ने खत्म कर दिया है। क्या ये वही आदमी था? यह सोचते ही वो भी तुरंत घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कृपया बड़ा दिल दिखाकर मुझे माफ कर दें। मैं ये सब ठंडी नजरों से देख रहा था। फिर मैंने अपनी बेटी की ओर देखा जो उत्सुकता से झांक रही थी। मैं झाओ तियानजी की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। मैं खुद मुसीबतें नहीं ढूंढता और न ही मैं बिना वजह दूसरों को परेशान करता हूं। मैंने ब्लैक गोल्ड बैंक कार्ड उठाया और झाओ तियानजी को थमा दिया। इसमें 10 अरब यांशा डॉलर हैं। जितनी जरूरत हो ले लो, कम पड़े तो मुझसे कहना। झाओ तियानजी ने चैन की सांस ली। उसने अपने आदमी को कार्ड मशीन लाने का हुक्म दिया। उसने वहीं पर कार्ड स्वाइप किया। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी। तुमने सिर्फ $1 ही क्यों काटा? क्या इस विला की कीमत सिर्फ $1 है? आपका यहां रहना ही हमारे झाओ परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अब हम चलते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें आदेश दें। यह कहकर झाओ तियानजी जल्दी से उठा और अपने आदमियों को लेकर चला गया। फिर मैंने ली पेजू को उठाया और शाओ झाओ के साथ विला में गया। शाओ झाओ, अब से यही हमारा घर है। पापा, क्या यह हमारा नया घर है? क्या वाकई हमें कोई यहां से बाहर नहीं निकालेगा? मेरी आंखें नम हो गईं। मैं मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहा था। अब हमें किसी पुल के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। मेरी बात सुनकर शाओ झाओ खुशी से ली पेजू की तरफ दौड़ी। मम्मी, आपने देखा? पापा हमें एक बहुत बड़े घर में ले आए हैं। हालांकि ली पेजू पहले ही बेहोश हो चुकी थी। मम्मी, उन्हें क्या हुआ है? उनके हाथ बहुत ठंडे हैं। मैंने झुककर शाओ झाओ के नन्हे सिर को सहलाया। मम्मी बहुत थक गई हैं। वो बस सो गई हैं। जब वो जागेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने ली पेजू को उठाया और एक साफ सुथरे कमरे में ले गया। तभी मेरे शरीर से असली ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। आधे घंटे बाद मैंने राहत की एक हल्की सांस ली। अगर मैं कुनलोंग जेल में न होता और उस शैतानी डॉक्टर मोतियान चेंग से डॉक्टरी न सीखी होती तो शायद मैं बेबस हो जाता। अब उन्हें बस कुछ वक्त के शांत आराम की जरूरत है ताकि वो पूरी तरह ठीक हो सकें। तभी विला के बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया।
मैं जाने के लिए मुड़ा और धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा कि आने वाला और कोई नहीं बल्कि झाओ परिवार का मुखिया झाओ तियानजी था। जमीन पर कई बेहतरीन तोहफों के डिब्बे रखे थे। मिस्टर चेन, विला में खाने पीने का सामान नहीं था और आपकी पत्नी भी चोटिल लग रही थी, इसलिए मैं कुछ कपड़े और ताकत की दवाइयां ले आया हूं। यह देखकर शाओ झाओ भी दौड़कर वहां आ गई। पापा, यह गुड़िया कितनी प्यारी है। शाओ झाओ को गुड़िया के साथ खेलते देख मैंने झाओ तियानजी की ओर गहराई से देखा। मैं इस एहसान को याद रखूंगा। मैं कुछ वक्त यांग सिटी में ही हूं। मुझे काम के लिए किसी की जरूरत है। अगर तुम चाहो। इससे पहले कि मैं बात पूरी करता, झाओ तियानजी तुरंत घुटनों पर आ गया। मैं तैयार हूं। यह आदमी बेहद ताकतवर है। यह किसी योद्धा को भी धूल चटा सकता है। इनके साथ रहकर मुझे भविष्य में और ऊंचा उठने का मौका जरूर मिलेगा। उसी पल काले कपड़ों में आदमियों का एक समूह विला के अंदर घुसा। झाओ तियानजी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो उनमें से हर एक की जबरदस्त ताकत महसूस कर सकता था। अगला नजारा देखकर झाओ तियानजी दंग रह गया। उनका लीडर आगे बढ़ा और मेरे सामने घुटने टेक दिए। घोस्ट जुगई बॉस को सलाम करता है और उसके पीछे मौजूद सभी लोग एक साथ झुक गए। बालदासुरा बॉस को सलाम करता है। गॉड ऑफ फायर बॉस को सलाम करता है। भाइयों, मैं लौट आया हूं। मैं जहन्नुम का काला ड्रैगन वापस आ गया हूं। अचानक एक खौफनाक ऊर्जा आसमान की ओर उठी। उसी वक्त काले कपड़ों वाले उन आदमियों ने एक साथ गर्जना की। हम बॉस की वापसी का स्वागत करते हैं। झाओ तियानजी डर के मारे जमीन पर गिर गया, क्योंकि इनमें से हर आदमी झाओ परिवार की पूरी ताकत से भी ज्यादा ताकतवर था। भाइयों, उठो और यांग सिटी के उत्तरी जिले के उस पुराने पावर प्लांट पर जाओ। उन 18 सिरों को ढूंढो। 3 दिनों में मोडू के झांग परिवार के मुखिया झांग हेंगबाओ का जन्मदिन है। यह जन्मदिन का तोहफा वक्त पर पहुंच जाना चाहिए। वहीं मोडू में झांग परिवार के घर पर बड़े बड़े लोग बधाई और तोहफे लेकर पहुंच रहे थे। झांग हेंगबाओ मुस्कुराते हुए अपनी गद्दी पर बैठा था। मेरे दोस्तों, आप सभी का बहुत शुक्रिया इतने शानदार तोहफों के लिए। तभी झांग परिवार का तीसरा बेटा झांग तियान युन धीरे से आगे बढ़ा। पिताजी, आपको 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका बेटा आपके लिए लंबी उम्र का प्रतीक यह खास पेंटिंग लाया है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मेहमानों ने तारीफों के पुल बांध दिए। यह पेंटिंग दुनिया की मशहूर कलाकृतियों में से एक है। इस असली काम को देखना वाकई किस्मत की बात है। झांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा झांग तियान युन भी एक थाल लेकर आगे बढ़ा। पिताजी, आपको आपके 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं चंदन की ये माला भेंट करता हूं, जिसे महासंत लुआंग पोरगन ने अभिमंत्रित किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी पिताजी। ये सुनते ही मेहमानों के बीच खलबली मच गई। महासंत लुआंग पोरगन की अभिमंत्रित माला, कहते हैं ये सुख समृद्धि और लंबी उम्र लाती है। आज के तोहफों में कुंवर झांग तियान युन का तोहफा सबसे बेहतरीन है। ये सुनकर बाकी मेहमानों ने भी हां में सिर हिलाया। तभी सबकी निगाहें झांग तियानफंग की ओर मुड़ गईं। झांग परिवार के तीनों कुंवरों में सिर्फ वही बचा था जिसने अब तक अपना तोहफा पेश नहीं किया था। ये देखकर झांग तियानफंग ने अपने पास खड़े आदमी से पूछा, झांग लोंग और बाकी लोगों की कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं, पर कुंवर, आपने खुद उन्हें हुक्म दिया था। वे यकीनन वक्त पर यहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर झांग तियानफंग ने इत्मीनान से सिर हिलाया। उसकी आंखों में गजब का घमंड तैर रहा था। आपका बेटा आज एक ऐसा तोहफा पेश करेगा जो सबको हैरान कर देगा। पिताजी, आपको यह बेहद पसंद आएगा। मेरे आदमी बस उसे लेकर पहुंचने ही वाले हैं। बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे तोहफे का इंतजार रहेगा। तभी एक मुलाजिम दौड़ता हुआ वहां आया। कुंवर, झांग हवेली के दरवाजे पर 3 बड़े संदूक छोड़ दिए गए हैं। यह सुनकर झांग तियानफंग खुशी से उछल पड़ा। पिताजी, मेरा लाया हुआ जन्मदिन का तोहफा आ गया है। जल्द ही वे 3 बड़े संदूक सबके सामने लाए गए। झांग तियानफंग ने संदूक पर हाथ रखते हुए कहा, वो शादी से पहले ही गर्भवती थी, जिसने हमारे झांग परिवार की बहुत बदनामी की। हमारी साख मिट्टी में मिल गई थी, पर आज उस मामले का हमेशा के लिए फैसला हो गया है। यह सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। झांग तियानफंग सीना तानकर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर कहा, बिल्कुल सही, अंदर उस 3 लोगों के परिवार के कटे हुए सिर हैं। इतना कहकर झांग तियानफंग ने झटके से संदूक खोल दिए, मगर अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि अंदर झांग परिवार के ही 18 काले लिबास वाले रक्षकों के सिर पड़े थे। यह देखकर झांग हांगबाओ गुस्से से पागल हो उठा। बदतमीज कहीं के, क्या यही तोहफा लाए हो मेरे लिए? झांग तियानफंग फौरन अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, ये जरूर लिपेइचू के उस प्रेमी की करतूत है। उसी ने यांग शहर के लिन परिवार को तबाह किया है। यह सुनकर झांग हांगबाओ की आंखों में भयानक गुस्सा उतर आया। राजधानी के झांग परिवार की साख को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये मंजर देखकर झांग हवेली में आए सभी मेहमानों की रूह कांप गई। राजधानी के सबसे बड़े परिवारों में से एक होने के नाते झांग परिवार कत्लेआम मचा सकता था। कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो इनके गुस्से के आगे टिक नहीं पाएगा।
आधे घंटे बाद ली परिवार के खास सदस्यों को पकड़कर झांग हवेली खींच लाया गया। ली परिवार के 80 साल से बड़े मुखिया लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और बोले, झांग साहब, हमारे ली परिवार ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आप अपने 60वें जन्मदिन पर हमें यहां घसीट लाए? क्या ये तुम्हारी बेटी और दामाद के कारनामों का नतीजा नहीं है? मारो इन्हें, बहुत मारो। तभी वहां तमाचों की गूंज सुनाई देने लगी और वे रहम की भीख मांगने लगे। हम अभी यांग शहर जाएंगे और उन दोनों को घसीट कर यहां लाएंगे। अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो तुम्हारे ली परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। उस वक्त मैं ली पेईचू के पास ही बैठा था। 3 दिनों से वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर अब गुलाबी निखार आ गया था। ये देख मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मगर उसी पल लोगों का एक झुंड जबरदस्ती जेड मैनोर के अंदर घुस आया। उनमें से हर एक के चेहरे पर नफरत और गुस्सा था। मैंने उन्हें घूर कर देखा। मेरी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या काम है? उनमें से एक आदमी आगे आया और दहाड़ा, मैं ली पेईचू का पिता हूं। तुम वही आदमी हो जिसके 7 सालों पहले उसका चक्कर था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झांग परिवार के लोगों पर हाथ उठाने की? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। चुपचाप ली पेईचू को साथ लो और झांग परिवार के पास जाकर घुटने टेक कर माफी मांगो। झांग परिवार के वारिस झांग तियानफंग के साथ रिश्ते से हमारे ली परिवार का मान बढ़ने वाला था। पर ली पेईचू शादी से पहले ही गर्भवती हो गई, जिसकी वजह से 3 साल तक हमें झांग परिवार का जुल्म सहना पड़ा। वो चाहता था कि उसकी ये बेटी बस मर जाए। पास खड़ा ली परिवार का मुखिया भी गुस्से में था। पकड़ लो इन्हें, इन्हें घसीटते हुए झांग परिवार के पास ले चलो। इतना कहते ही ली परिवार के गुर्गे मुझ पर झपटे, पर मैंने बस एक दहाड़ मारी। उस पल मेरी खौफनाक ताकत के आगे ली परिवार का हर सदस्य घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। मैं चलकर ली परिवार के लोगों के सामने पहुंचा। उसके पिता होने के नाते क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ली पेईचू ने ये 3 साल कैसे गुजारे हैं? लिन परिवार ने शाओ शाओ को कुत्ते के पिंजरे में बंद कर रखा था। तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं हुई कि तुम्हारी अपनी बेटी और पोती जिंदा हैं या मर गई। तुम इतने पत्थरदिल हो कि माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हो। मेरे एक के बाद एक आरोपों ने ली परिवार के घमंड को चूर चूर कर दिया। उन सबके चेहरों पर शर्मिंदगी और पछतावा साफ दिख रहा था। मैंने उनके शर्मिंदा चेहरों को देखा, पर मेरी आंखें ठंडी रहीं। झांग परिवार की फिक्र छोड़ दो। जब ली पेईचू जागेगी मैं खुद उसे उनके दरवाजे पर लेकर जाऊंगा। ली परिवार के सभी लोग दंग रह गए। ली रिनशान तुरंत चिल्लाया, झांग परिवार बहुत ताकतवर है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैंने शांति से उन्हें देखा। वापस जाओ और झांग परिवार से कह दो, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। वे अपनी भड़ास निकालने के लिए तुम बेगुनाह ली परिवार के पीछे न पड़े। अगर उनमें हिम्मत है तो वे यांग शहर आकर मुझसे मिले। मैं जेड मैनोर में उनका इंतजार करूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। ली रिनशान ने मुझे हिकारत से देखा और ठंडी आह भरी। झांग परिवार वाले बेवकूफ नहीं हैं। उन्हें इतनी आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। पर पास खड़े मुखिया ने एक ठंडी सांस ली। चलो वापस चलते हैं। झांग परिवार के गुस्से का कोई और हल निकालेंगे। मुखिया की बात सुनकर बाकी लोग भी राजी हो गए। जेड मैनोर से निकलने के कुछ देर बाद ही ली रिनशान खुद को रोक नहीं पाया। उसने मुखिया के सामने अपनी आवाज ऊंची की। झांग परिवार को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अगर हम इस तरह खाली हाथ लौटे तो वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ली परिवार का मुखिया पीछे मुड़ा और जेड मैनोर की ओर देखा। मैं पूरे ली परिवार को उनके साथ मरते हुए कैसे देख सकता हूं? तुम सब मेरी ही संतान हो। मुझसे अपने ही लोगों के खिलाफ जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वे झांग परिवार के गुस्से से बच पाते हैं या नहीं, ये उन पर निर्भर है। इतना कहते ही मुखिया की आंखों में बेरहमी चमक उठी। उसने जमीन से एक ईंट उठाई और अपने ही हाथ पर जोर से मार दी। तुरंत ही मुखिया के दाहिने हाथ से खून बहने लगा। मुखिया जी, ये क्या किया आपने? बचने के लिए हमें खुद को चोट पहुंचाने का ये नाटक करना ही होगा। फिर उसने वो ईंट ली रिनशान की तरफ बढ़ा दी। जल्द ही वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। जब वे झांग हवेली लौटे और झांग हांगबाओ ने ली परिवार की ये बुरी हालत देखी तो वो दंग रह गया। ली परिवार का मुखिया बुरी तरह खांस रहा था और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वे दोनों बहुत ही बदतमीज और घमंडी हैं। उन्होंने तो हमें झांग परिवार का पालतू कुत्ता तक कह दिया। हमारे परिवार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वो आदमी बहुत ताकतवर था। पल भर में उसने हमारे लोगों को कुचल दिया। उसने तो झांग परिवार को यांग शहर आकर मरने की चुनौती दे डाली है। ली परिवार के बाकी लोगों ने भी आग में घी डालने का काम किया। यह सुनकर झांग हांगबाओ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मुझे अंदाजा नहीं था कि उन दोनों की इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी। हमारा झांग परिवार खुद यांग शहर जाकर उन्हें बताएगा कि हमसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। झांग परिवार का वारिस झांग तियानफंग भी आग बबूला था। पिताजी, इस बार कमान मुझे संभालने दीजिए। मैं अपनी बेइज्जती का दाग धो डालूंगा और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम इस बार उनके सिर काट कर नहीं लाए तो तुम्हें झांग परिवार के वारिस का पद छोड़ना होगा। फिर तुम इस खानदान की गद्दी संभालने के लायक नहीं समझे जाओगे। जी पिताजी, मैं झांग तियानफंग यकीनन कामयाब होकर लौटूंगा।
2 घंटे बाद राजधानी के निजी हवाई अड्डे पर ड्रैगन जैसे ताकतवर योद्धा झांग तियानफंग के पीछे चल रहे थे। अपने पिता के सहयोग से उसने झांग परिवार के पूरे 10,000 रक्षों को इकट्ठा कर लिया था। उनमें से हर एक मार्शल आर्ट्स का माहिर खिलाड़ी था। उनमें सबसे ताकतवर लिन तियान दाओ था, जिसे सफेद बाघ युद्ध देवता कहा जाता था। ये फौज किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थी। हालांकि ये सब गुए जुगा की नजरों के सामने हो रहा था। मैंने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। 3 साल से मैंने कोई कदम नहीं उठाया है। लगता है बहुत से लोग पाताल के काले ड्रैगन का खौफ भूल चुके हैं। इतना कहकर मैंने अपना फोन उठाया और एक साथ सबको ईमेल भेज दिया। उस पर बस 4 शब्द लिखे थे, काला ड्रैगन मोर्चा संभाल रहा है। जैसे ही ये ईमेल पहुंचा, खुखार काला ड्रैगन संगठन एक बार फिर से सक्रिय हो गया। पूरी दुनिया से ताकतवर योद्धा यानशा की ओर बढ़ने लगे। सीमा पर तैनात एक युद्ध देवता के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने तुरंत राजधानी को एक जरूरी संदेश भेजा। कातिलों का राजा, 9 उंगलियों वाला पागल भिखारी और उसके साथी यानशा में दाखिल होने वाले हैं। उन्हें रोकने की इजाजत मांगता हूं। पश्चिमी ड्रैगन और टाइगर गॉड भी यानशा पहुंचने ही वाले हैं। रोकने की इजाजत चाहता हूं। गोरियों का स्वॉर्ड्स एंड जुओ बुफान अपने 1000 योद्धाओं के साथ यानशा में दाखिल होने वाला है। रोकने की अनुमति दी जाए। ठीक उसी पल यानशा के एल्डर लॉन्ग का फोन आया। उन्हें मत रोकना, यह मेरा आदेश है। जब मैं अपने भाइयों को बुलाने के लिए ब्लैक ड्रैगन का पैगाम भेज रहा था, तभी झांग टिएनफेंग के नेतृत्व में झांग परिवार के लड़ाके जेड मैनर पहुंच गए। तभी भीड़ छंट गई और एक रास्ता बन गया। झांग टिएनफेंग व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर के साथ बाहर निकला। लिन टिएनदाओ। उस वक्त ली पेचू आराम कुर्सी पर सो रही थी, जबकि मैं और मेरी बेटी शाओजाओ उसके पास ऐसे खेल रहे थे जैसे वहां कोई और हो ही नहीं। ये नजारा देखकर झांग टिएनफेंग एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसके चेहरे पर कत्ल का जुनून सवार हो गया। चेन मूडी, आज मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर की 206 हड्डियां तोड़ दूंगा और तुम बेबस होकर अपनी बीवी और बेटी का तमाशा देखोगे जब मेरी तलवार धीरे धीरे उन्हें मौत के घाट उतारेगी। झांग टिएनफेंग की इस क्रूर धमकी के बावजूद मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। ली पेइच्यू और शाओ जाओ को हवेली के अंदर छोड़ने के बाद मैं धीरे से बाहर आया और मेरे चेहरे पर एक हिकारत भरी मुस्कान थी। सही वक्त पर आए हो। मेरी पत्नी ली पेइच्यू को अभी ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। मेरे लिए मोदू जाना अभी मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम सब यहां खुद मरने चले आओगे। झांग टिएनफेंग गुस्से के मारे हंसने लगा। ठीक उसी समय लोगों का एक गुड जेड मैनर में दाखिल हुआ। यांग सिटी का मशहूर झाओ परिवार यहां पहुंचा है। हम चेन मूडी के साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। उनका नेतृत्व झाओ परिवार के मुखिया खुद कर रहे थे, झाओ टिएनजी और उनके बेटे झाओ लियांगचेन। जब झांग टिएनफेंग ने यह देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ और चींटियों के आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुम नहीं जानते कि अभी कुछ देर पहले ही यांग सिटी के एयरपोर्ट पर मैंने वहां के 8 बड़े परिवारों को मौत के घाट उतार दिया है। जैसे वे कोई गाजर मूली हो, उन्हें मैंने बड़ी आसानी से कुचल दिया। चाहे ताकत हो या तादाद, तुम लोग मोदू के झांग परिवार का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। मगर मैं अचानक हंसने लगा। अच्छा ऐसा है क्या? जरा अब दोबारा देखो। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे पीछे बिजली की तरह कुछ लोग नजर आए। इनमें भिखारी, टैटू वाले गुंडे और सफेद लिबास में तलवारबाज शामिल थे। भले ही उनके कपड़े एक जैसे नहीं थे, लेकिन उनमें से हर एक से एक बेहद ताकतवर ऊर्जा निकल रही थी। उनमें से हर किसी का दबदबा व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर लिन टिएनदाओ से कम नहीं था और कुछ तो उससे भी कहीं आगे थे। और फिर भी जब उन खौफनाक लड़ाकों की नजर मुझ पर पड़ी तो वे सब फौरन एक साथ अपने घुटनों के बल बैठ गए। नमस्ते बॉस। ये देखकर झांग परिवार के लड़ाकों के होश उड़ गए। व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर लिन टिएनदाओ तो और भी ज्यादा हैरान था। 9 उंगलियों वाला पागल भिखारी, तो तुम यहां हो। ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे खौफनाक और मगरूर हत्यारा है। और अब वो घमंडी पागल भिखारी चेन मूडी के सामने झुका हुआ है, जो अभी जेल से छूट कर आया है। उसके बगल में खड़े सफेद कपड़ों वाले तलवारबाज को देखकर लिन टिएनदाओ की सांसें थम गईं। स्वॉर्ड्स एंड जुओ बुफान, तुम तो गोरियों के सबसे ताकतवर इंसान हो। स्वॉर्ड्स एंड जुओ बुफान को देखकर लिन टिएनदाओ पूरी तरह दंग रह गया। उसने खौफ भरी नजरों से मेरी ओर देखा। आखिर तुम हो कौन? लिन टिएनदाओ के कांपते हुए सवाल को सुनकर मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या तुमने कभी हेल ब्लैक ड्रैगन के बारे में सुना है? ये शब्द सुनते ही लिन टिएनदाओ बुरी तरह डर गया और उसकी ये हालत देखकर झांग टिएनफेंग के माथे पर बल पड़ गए। ये हेल ब्लैक ड्रैगन क्या है? लिन टिएनदाओ ने बताया। छोटे मालिक, हेल ब्लैक ड्रैगन एक मिसाल है। 3 साल पहले यह दुनिया का सबसे मशहूर कातिलों का संगठन था और उनका मुखिया खुद हेल ब्लैक ड्रैगन था। जिसका भी नाम हेल ब्लैक ड्रैगन की लिस्ट में आया, वो अगला दिन नहीं देख पाया। इस मोड़ पर लिन टिएनदाओ पसीने से तरबतर था और झांग परिवार के लड़ाकों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। तभी एक खौफनाक साया मुझसे निकला।
पल भर में झांग परिवार के 10,000 लड़ाके इस भारी दबाव के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। सिर्फ लिन टिएन दाओ ही उस सदमे से बाहर निकल पाया। हेल ब्लैक ड्रैगन वाकई ताकतवर है, लेकिन ये यानशा का इलाका है। अगर तुमने यहां अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो यानशा के सभी गॉड ऑफ वॉर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी बातें सुनकर मैं अचानक हंस पड़ा। संयोग से मैं भी यानशा का ही एक गॉड ऑफ वॉर हूं। मुझे लगता है तुम्हें यह खबर बहुत जल्द मिल जाएगी। जैसे ही मैंने ये कहा, लिन टिएन दाओ का फोन बजने लगा। उसने कांपते हाथों से उसे देखा। ये यानशा के सबसे ऊंचे दर्जे के प्रोटेक्टर गॉड ऑफ वॉर का पैगाम था। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मगर वो पैगाम भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्डर लॉन्ग थे। ये देखते ही लिन टिएन दाओ जमीन पर गिर पड़ा और झांग टिएन फेंग, जो पहले से ही खौफ में था, वो पूरी तरह कांप उठा। बिना सोचे समझे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लिन टिएन दाओ ने उन्हें रोक लिया। लिन टिएन दाओ के चेहरे पर गहरा दुख था। वो मोदू के झांग परिवार का एहसानमंद था और उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने झांग टिएन फेंग को भागते हुए देखा और मुस्कुराया। हेल ब्लैक ड्रैगन, उसे अभी खत्म करो। फौरन तेज लहरों की तरह वार होने लगे। जैसे ही झांग परिवार के आखिरी ग्रैंड मास्टर का सिर धड़ से अलग हुआ, मोदू के झांग परिवार के 10,000 लड़ाकों का नामो निशान मिट गया। अब सिर्फ झांग टिएन फेंग, जो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था, और लिन टिएन दाओ ही जिंदा बचे थे। मेरी नजर लिन टिएन दाओ की तरफ मुड़ी। मैंने नरमी से कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन झांग टिएन फेंग को तो मरना ही होगा। यह सुनते ही झांग टिएन फेंग पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। लिन टिएन दाओ, भूलना मत कि मोदू का झांग परिवार तुम्हारा अपना है, और वो एहसान जो तुम पर है, क्या हमारे बिना तुम कभी व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर बन पाते? अगर तुम नहीं गए तो तुम भी इसके साथ मारे जाओगे। ये सुनकर लिन टिएन दाओ कांप उठा और वो हार मानकर वहां से चला गया। ये देखकर झांग टिएन फेंग घुटनों पर आ गया। मुझे छोड़ दो, मैं मोदू के झांग परिवार का वारिस हूं। क्या तुम लोग पैसे के लिए खून नहीं करते? मैं तुम्हें 10 अरब की रकम दे सकता हूं। 3 साल पहले की बात है। ली पेइचू, जो उस वक्त मां बनने वाली थी, कूड़ा बेचकर कमाए पैसों से एक बन खरीदना चाहती थी, लेकिन तुमने उसके पीछे अपने गुंडे लगा दिए। तुमने हर दुकान वाले को उसे कुछ भी बेचने से मना कर दिया, और आखिर में उसके सामने ही तुमने जमीन पर खाना फेंका और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। ये कहते वक्त मेरी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उनमें मौत का साया था। झांग टिएन फेंग गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगता रहा। मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, खुदा के लिए मुझे मत मारो। मैं पूरी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। झांग टिएन फेंग की बातें सुनकर मैं हंसने लगा। सिर्फ तुम्हारी मौत ही ली पेइचू के दुख को कम कर सकती है। इतना कहकर मैंने जोर से अपना पैर झांग टिएन फेंग पर दे मारा। उसने वहीं दम तोड़ दिया। बॉस, इसे देखकर दिल को सुकून मिला। भाभी के साथ ऐसा सुलूक करने वाले के हजारों टुकड़े कर देने चाहिए थे। इसे ऐसे ही मरने देना तो बहुत आसान सजा है। मोदू के झांग परिवार ने सारी हदें पार कर दी थीं। बॉस, चलिए अभी चलकर मोदू के झांग परिवार को मिट्टी में मिला देते हैं। मैं चेन बुड़ी आप सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूं, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी बीवी का ख्याल रखना है। हेल ब्लैक ड्रैगन संगठन के भाइयों ने मुझे आदर से सलाम किया। फिर वे वहां से चले गए और अपने साथ झांग परिवार के उन 10,000 लड़ाकों की लाशें भी ले गए। उधर मोदू के झांग खानदान की हवेली में झांग परिवार के मुखिया झांग हांगबाओ अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठे थे। उनके माथे पर हल्की सी चिंता थी। क्या चेन फेंग और लिन टिएन दाओ की अब तक कोई खबर नहीं मिली? आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, छोटा मालिक जरूर उन तीनों के सिर काट कर लाएगा। यह सुनकर झांग हांगबाओ को थोड़ा सुकून मिला। झांग खानदान का वारिस होने के नाते उसने बहुत तालीम ली है, फिर भी वो बहुत जज्बाती है। ऐसे वक्त में वो खबर भेजना ही भूल गया। तभी तेज कदमों की आवाज झांग हांगबाओ के कानों में पड़ी। मुखिया जी, गॉड ऑफ वॉर लिन टिएन दाओ वापस आ गए हैं। उसे अंदर आने दो। आखिर उस लड़के को खबर भेजने का ख्याल आ ही गया। अगले ही पल व्हाइट टाइगर गॉड ऑफ वॉर लिन टिएन दाओ लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसे इस हाल में देखकर सब दंग रह गए। झांग हांगबाओ का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। लिन टिएन दाओ, क्या हुआ? टिएन फेंग कहाँ है? मुखिया जी, छोटे मालिक झांग टिएन फेंग अब नहीं रहे। मोदू के झांग परिवार के वे 10,000 लड़ाके भी मारे गए। ये भला कैसे मुमकिन है? लिन टिएन दाओ, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। मोदू के झांग परिवार के 10,000 योद्धा, वे इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकते हैं? वो तो महज एक कैदी है, उसमें इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। झांग हांगबाओ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होते होते बचा। जल्दी बताओ, ये किसने किया? ये सब चेन मूडी ने किया है। वो न सिर्फ हेल ब्लैक ड्रैगन का सरगना है, बल्कि वो यानशा का प्रोटेक्टर गॉड ऑफ वॉर भी है। वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। हम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते थे। छोटे मालिक, उस शैतान ने उनके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दी। वो आधे घंटे तक तड़पते रहे और फिर दम तोड़ दिया। लिन टिएन दाओ की बातें सुनकर झांग हांगबाओ पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चेन मुड़ी, मैं तुझे मार डालूंगा, चाहे तू पाताल का शैतान ही क्यों ना हो। मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा।
कुछ देर सोचने के बाद झांग हांगबाओ ने अपने गले से आधा पेंडेंट उतारा। टिएनदाओ, ये आधा पेंडेंट लो और उत्तरी तटीय शहर जाकर हेशा को ढूंढो। हेशा का नाम सुनते ही लिन टिएनदाओ का पूरा शरीर कांप उठा। जांग हानबाओ के पागलपन को देख वो लॉकेट लेकर तेजी से निकला। लिन तियानदाओ के जाने के बाद उसने खुद को संभाला। तियानफांग की मौत। यांग शहर के जांग लड़ाकों के खात्मे की बात गुप्त रहनी चाहिए, पर हॉल के बाहर खड़े एक सेवक की आंखों में अजीब चमक थी। जल्द ही वो सेवक छिपकर ली परिवार के घर पहुंच गया। ये खबर सुनकर ली परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए और खौफ से भर गए। यांग शहर जैसी छोटी जगह पर भला ऐसी कौन सी ताकत है जो खात्मा कर सके? इतने सारे ताकतवर लड़ाकों का क्या इसका चेन वुडी से नाता है भाई? तुम्हारे निकम्मे दामाद में इतनी काबिलियत कहां? मुखिया ने गद्दी से उठते हुए कहा। हमारे जासूस ने ज्यादा तो नहीं सुना, पर लगता है कि उनकी हार का नाता उस रक्षक योद्धा से है जो यांग शहर में गुमनामी में रह रहा है। उसके आने से ही वे हारे। पल भर में ली परिवार के सदस्यों को सब समझ आ गया। मुखिया जी, क्यों ना हम उस योद्धा से दोस्ती करें? अगर हमें उसका साथ मिल गया तो शायद हमें जांग परिवार का जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। सही कहा, हमारे परिवार की किस्मत इस बात पर टिकी है कि हम उस योद्धा को अपना दोस्त बना पाते हैं या नहीं। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें और ली रेंशिन को सौंपता हूं। यह सुनकर ली रेंशिन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और उसके मन में एक अजीब सी खुशी जाग उठी। अगर ली पेजू ने यह सब न किया होता तो ली परिवार का अगला मुखिया यकीनन ली रेंशिन ही होता, पर अब हालात बदल चुके हैं। यह सोचकर उसने अपनी बेटी ली चिंग चिंग से कहा, जब तुम उस रक्षक योद्धा से मिलो तो उसके करीब जाना। अगर वो कुंवारा है तो तुम जानती हो क्या करना है। चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरी खूबसूरती के आगे क्या फर्क पड़ता है अगर वो रक्षक पहले से शादीशुदा भी है। जल्द ही ली रेंशिन ने जानकारी जुटाने के लिए सैकड़ों आदमी भेज दिए, पर कई दिनों के बाद भी उस रक्षक योद्धा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तुम सैकड़ों लोग उत्तरी जिले को घेरे हुए हो, कोना कोना छान मार रहे हो, फिर भी उस रक्षक योद्धा की कोई खबर नहीं मिली। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो वापस मत आना। यह देखकर ली रेंशिन ने एक ठंडी आह भरी। जब तक हमें उस रक्षक योद्धा का पता नहीं चलता तब तक मैं ली पेजू और उसकी बेटी से मिलना चाहता हूं। यह सुनकर ली चिंग चिंग की आंखों में एक मजाक उड़ाने वाली चमक आ गई। मैं भी अपनी उस प्यारी बहन और उसके उस निकम्मे पति को देखना चाहूंगी। जल्द ही वे सब मेरे घर पहुंच गए। शोर सुनकर मैं अपनी बेटी शाओ शाओ के साथ बाहर आया। ये तुम्हारे नाना, परनाना और मौसी हैं। शाओ शाओ ने खुशी से उनका स्वागत किया, पर ली रेंशिन के चेहरे पर सख्ती थी और वो खामोश रहा। जहां तक ली रेंशिन और ली चिंग चिंग की बात है, उन्होंने शाओ शाओ की तरफ देखा तक नहीं। पापा, क्या वे शाओ शाओ को पसंद नहीं करते? ये देखकर मेरा चेहरा गुस्से से उतर गया। जीजा जी, कहीं आप यहां चौकीदार तो नहीं हैं? ये मालिक कितने दयालु हैं जो एक पूर्व कैदी को काम दे दिया। ये मेरा घर है जहां मैं पेजू और शाओ शाओ के साथ रहता हूं। मेरी बात सुनते ही ली चिंग चिंग की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ही जम गई। ली रेंशिन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कड़क कर पूछा, इतनी आलीशान हवेली खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? तुम तो अभी जेल से छूटे हुए एक मामूली कैदी हो। ये यकीनन ली पेजू का पैसा होगा। जब वो यानशा की रक्षक योद्धा थी तब बहुत सा कारोबार उसी के पास था। उसने जरूर पैसों में हेराफेरी की होगी और ली परिवार की दौलत चुराई होगी। अगर ली पेजू के पास पैसा होता तो वो और शाओ शाओ इतनी गरीबी और लाचारी में क्यों जीते? अगर तुम ली पेजू और शाओ शाओ के रिश्तेदार न होते तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कुचल दिया होता। अगर ली पेजू शादी से पहले मां ना बनती तो हमें इतना जुल्म न सहना पड़ता। यह सब तुम्हारी और ली पेजू की वजह से है। ली परिवार के इन इल्जामों को सुनकर मेरे मन का गुस्सा और नफरत अचानक शांत हो गई। अगर उस दिन मुझे जहर न दिया जाता और मैंने ली पेजू के साथ वो सब न किया होता तो ये कभी नहीं होता। ये हवेली अब ली परिवार की हुई, इसे नुकसान का हर्जाना समझो। अब तुम तीनों यहां से दफा हो जाओ। ठीक है, ये एमरॉल्ड मैनर मैं ली परिवार को हर्जाने में देता हूं। अब से हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। बोलने के बाद मैं कमरे से ली पेजू को उठा लाया और शाओ शाओ के साथ वहां से बाहर निकल गया। पर तभी पीछे से अचानक एक आवाज आई, रुको, चूंकि तुम यांग शहर में हो, क्या तुम्हें रक्षक योद्धा की कोई खबर है? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? अगर उसने जांग परिवार का खात्मा न किया होता तो तुम तीनों कब के मारे जा चुके होते। शायद हमारे लिए परिवार का भी तुम्हारे साथ अंत हो जाता। मैं ही वो रक्षक योद्धा हूं। पल भर में वहां सन्नाटा छा गया, पर थोड़ी देर बाद वहां हंसी फूट पड़ी। खासकर ली चिंग चिंग के चेहरे पर नफरत और हिकारत साफ दिख रही थी। देश का रक्षक एक महान और जांबाज इंसान है। वो तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता है? अब दफा हो जाओ यहां से और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। तभी झाओ परिवार का मुखिया झाओ तियानजी वहां पहुंचा। सब जानने के बाद झाओ तियानजी हैरान रह गया। जल्दी मिस्टर चेन से माफी मांगो।
क्या तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो? ली रैंडे ने नफरत से सांस भरी। वो जेल से छूटा हुआ एक मामूली मुजरिम ही तो है। मास्टर झाओ, इसके बहकावे में ना आए। मैंने बिना किसी सफाई के उन्हें शांति से देखा और एमराल्ड मैनर से बाहर निकल गया। झाओ तियानजी गुस्से से उबल रहा था। उस उसनेली परिवार को ठंडी नजरों से देखा। तुम सब कुएं के मेंढक के सिवा कुछ नहीं हो। एक दिन तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। झाओ तियानजी ने ली परिवार को नजरअंदाज किया और मेरे पीछे भागा। मिस्टर चेन, मुझे आपके लिए एक शांत जगह ढूंढने दे। जरूरत नहीं है। मुझे दूसरों का कर्जदार होना पसंद नहीं है। मैंने झाओ तियानजी के हाथ में काला सोने का कार्ड थमाया। इसमें 100 अरब डॉलर हैं। मैं चाहता हूं कि झाओ परिवार यानशा में एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने में मेरी मदद करे। बदले में तुम्हें शेयर मिलेंगे। इस मौके के लिए शुक्रिया मिस्टर चेन, मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए। मैं बस वफादारी से आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैंने झाओ तियानजी को सराहना भरी नजरों से देखा। ये आदमी चालाक था और इसमें सब कुछ दांव पर लगाने का जज्बा था। वो काबिल था। 3 दिनों में पूरा यांग शहर आपको जवाबदेह होगा। फिर हम शहर के बाहर अपना कदम बढ़ाएंगे। पूरे यानशा में फैले इस साम्राज्य को कृपया कोई नाम दीजिए। झाओ तियानजी की उम्मीद भरी नजरों को देखकर मैंने कुछ देर सोचा और सिर्फ 2 शब्द कहे, जायंट ड्रैगन। उस दोपहर जायंट ड्रैगन ग्रुप नाम की एक कंपनी अचानक सामने आई और शहर के व्यापार जगत पर पूरी तरह छा गई। यांग शहर के 8 बड़े घरानों को जायंट ड्रैगन ग्रुप ने निगल लिया। आने वाले दिनों में जायंट ड्रैगन ग्रुप नाम का एक साम्राज्य यानशा में तेजी से उभरा। अनगिनत नौजवान इस ग्रुप से जुड़ना अपनी खुशकिस्मती समझने लगे। सिर्फ मोदू का जांग परिवार ही था। जायंट ड्रैगन ग्रुप की खबर सुनकर वहां का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। एक बार लिन तियानदाओ उत्तरी जंगलों से वापस आ जाए, फिर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। इसी बीच शाओ शाओ और मैं एक नए घर में बस गए। मेरी बेटी ने घर को लेकर बहुत उत्सुक और खुश थी, पर जब उसने अपनी मां की हालत देखी तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। पापा, मम्मी कब जागेंगी? मम्मी इतने दिनों से सो रही हैं। अभी जो खुशी मुझे महसूस हुई थी वो पल भर में गम में बदल गई। पिछले 3 सालों में ली पेइजू को जो अंदरूनी चोटें आई थीं, वे बहुत ज्यादा थीं। उसी पल मेरी बेटी शाओ शाओ ने मुझे गले लगा लिया। क्या मम्मी अब शाओ को नहीं चाहती? मम्मी तुम्हें क्यों नहीं चाहेंगी? तुम तो उनकी जान हो। वो बस मेरा सामना नहीं करना चाहती। पर आप तो पापा हैं। मम्मी पापा को क्यों नहीं चाहेंगी? मैं मुस्कुराया और अपनी बेटी का सिर सहलाया। चिंता मत करो शाओ शाओ, पापा मम्मी को जरूर जगा देंगे। बोलने के बाद मैं ली पेइजू के कमरे में गया और बिस्तर के किनारे धीरे से बैठ गया। 3 साल पहले मुझे मारने के लिए हजारों उस्ताद और रक्षक योद्धा भेजे गए थे। आखिरकार मुझ पर दर्जनों जहरों का असर हुआ, जिसमें एक खौफनाक नशीली दवा भी शामिल थी। उसने मेरे खून में आग लगा दी थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं मरने वाला हूं, इसलिए मैं अपनी मातृभूमि में दम तोड़ने के लिए यानशा लौट आया। पर जैसे ही जहर चढ़ा, मेरी मुलाकात तुमसे हुई और आखिर में मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। मैं जानता हूं कि मैं कितना बड़ा शैतान बन गया था। मेरे शरीर का कुछ जहर तुम्हारे अंदर चला गया, जिसकी वजह से तुमने अपनी योद्धा होने की शक्तियां खो दी। वो वाकया मेरी जिंदगी का पहला ऐसा काम है जिसने मेरे जमीर पर बोझ डाल दिया है। मैं जानता हूं माफी का कोई मतलब नहीं है, पर उम्मीद है कि तुम मुझे अपना और शाओ का ख्याल रखने का मौका दोगी। शाओ वाकई एक बहुत अच्छी और समझदार बच्ची है। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। शाओ अपनी मां के बिना नहीं रह सकती। मेरे बोलते ही सोती हुई ली पेइजू की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा देखिए, मम्मी रो रही हैं। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। मैंने देखा कि ली पेइजू धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। वो सब पुरानी बातें हैं। अब से हम तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। उस पल ली पेइजू ने सारी कड़वाहट भुला दी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब हम अपनी शादी का कागज बनवा लेंगे। ये शब्द सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं जिसने अनगिनत लोगों को मारा था, उस पल एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद मैंने ली पेइजू के नाजुक शरीर को अपनी बाहों में कस लिया। हाँ, हम शादी करेंगे। जैसे ही मैंने उसे गले लगाया, उसके खूबसूरत चेहरे पर लाली छा गई। शायद ये सब उतना बुरा भी नहीं है।